टॉपिक है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि गहन कृषि बोल सकते हैं हम इसको, सघन कृषि बोल सकते हैं। ठीक है, तो गहन कृषि या सघन कृषि इसका मतलब है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि उत्पादन की ऐसी प्रणाली है, वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक पूंजी, परिश्रम, उर्वरक, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई प्रकार की फसलें बोई जाती है। समझ रहे हैं ना? मतलब जमीन इसमें कम है लेकिन परिश्रम भी अधिक लगता है, पूंजी भी अधिक लगता है, फर्टिलाइजर ये सब का अधिक उत्पादन, ये सबको डालकर हम अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं। ठीक, गहन कृषि मतलब सघन, सघन मतलब साथ साथ, ठीक, घना। ठीक, तो इस खेती में मौसम, मिट्टी, पानी, वीड, इंसेक्ट सहित बढ़ती परिस्थितियों के अधिक विस्तृत विश्लेषण द्वारा नियंत्रित फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड और यंत्रीकृत कृषि का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो सघन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जहाँ मानसून अच्छा रहता है उस वाले स्थानों में यह ज़्यादा से ज़्यादा यह खेती की जाती है। ठीक है, तो इन सघन के खेती या गहन कृषि एक प्रथा है समझिए, तो जहाँ क्या होता है, कृषि उत्पादन या पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे श्रम और पूंजी लगाए जाते हैं। ठीक है, और यह जो क्रॉप्स होता है और दवा के लिए इसमें कीटनाशक हो गया, उर्वरक हो गया, अन्य उत्पादन आदानों के गहन उपयोग के साथ साथ इनको स्टॉक के लिए केंद्रित भोजन के साथ साथ इनकी भी एक विशेषता है जिसके लिए हम इनको कृषि करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो जैसे कि मटर। ठीक है, मटर की खेती कर लिए। मटर की खेती के तुरंत बाद क्या करते हैं, इसमें फलियों को बेच लेते हैं। बेचने के बाद हम इसी में क्या करते हैं, गेहूं की पछेती वैरायटी को बोकर इनका लाभ लेते हैं। ठीक है, और इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग और एक समझ सकते हैं कि आपका जो सघन कृषि या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसमें उसको उगाई जा रही फसल की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और श्रम का उपयोग करके क्या करते हैं, इस कृषि के थ्रू जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आते हैं जो फसलें, या फिर जैसे एग्जाम्पल के लिए एनिमल के रूप में जो मांस हो गया, मुर्गी उत्पादन हो गया, ये सभी को बढ़ाने के लिए ही इस कृषि का उपयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री में क्या है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर को ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मध्य में कृषि विकास ने कृषि उत्पादकता और शुद्ध उत्पादन में भारी वृद्धि को देखा। ठीक, इसके बदले में इन्होंने क्या किया, जनसंख्या वृद्धि में इनका योगदान दिया और इस तरह से इन्होंने औद्योगिक क्रांति को सक्षम करने में मदद पाया। ठीक, उसके बाद औद्योगिक कृषि औद्योगिक क्रांति में पैदा हुई। ठीक, तो 19वीं सदी के प्रारंभिक में क्या हुआ, कृषि तकनीक हो गया, औजार हो गया, सीड भंडार हो गया, ये सब के में सुधार हुआ और प्रति भूमि यूनिट की प्रोडक्शन अधिक से अधिक देखी गई। ठीक, उसके बाद इसमें औद्योगिकरण के स्टेप में क्या होता है, मशीनीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले इसमें शामिल हुई। ठीक है, मतलब मशीनीकरण, यंत्रीकरण, जिसकी सहायता से क्या हुआ, जो फसल की कटाई में लाभ मिला। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ, किसानों ने भाप से चलने वाले थ्रेसर ट्रैक्टर का उपयोग शुरू किया इसके हिस्ट्री में, ताकि उनकी कटाई हो सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो ट्रैक्टर हो गया, ये सबसे सफलतापूर्वक इन्होंने इनको विकसित किया। उसके बाद अर्थात जो ट्रैक्टर है वो सर्व उद्देश्य मशीनों की सहायता से एक लाभकारी यंत्र बन गया। उसके बाद मसौदा जानवरों, ड्राफ्ट एनिमल, इसके प्रतिस्थापन में इन्होंने एक बिंदु को चिन्हित किया है जिसमें क्या होता है कि ऐसे उपकरण को भी इन्होंने इसके थ्रू विकसित किया जो एग्रीकल्चर में और भी परिवर्तन लाया। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत किसानों को तेज़ी से बड़े बड़े खेतों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। मतलब धीरे धीरे छोटे खेत से फिर इन्होंने इसके हिस्ट्री में बड़े बड़े खेतों को प्रबंधन कराने की अनुमति दी। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसमें फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, अमोनियम नाइट्रेट के सिंथेसिस के लिए इन्होंने हैबर-बॉश विधि का प्रदर्शन किया और इसकी सहायता से इन्होंने औद्योगिक कृषि के बारे में इनको और प्रेरित कर इन्होंने मिट्टी के संघनन, मिट्टी के क्षरण जैसे दुष्प्रभावों को इन्होंने रोका और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उन्होंने इनको और ही बढ़ाया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक कृषि की जो स्थिरता है उनमें फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड के पर्यावरणीय प्रभावों को रोका और जैविक आंदोलन को इन्होंने जन्म दिया। ठीक, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है उसकी खेती के लिए इन्होंने एक मार्केट बनाया। उस मार्केट में क्या हुआ, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे धन का विकसित किया। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके क्या क्या टेक्निक्स हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, तो इनके टेक्निक्स में फर्स्ट है पॉस्चर इंटेंसिफिकेशन। तो पॉस्चर इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है, अर्थात इसमें इसका मतलब होता है कि चराई की तीव्रता। ठीक, चराई की तीव्रता में सुधार। तो इसमें जो चराई उनकी तीव्रता में सुधार, चारागाह, मिट्टी और घास का सुधार है। ठीक, जिसमें क्या होता है, जो पशुधन प्रणाली है उनके खाने के उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक, तो मुख्य रूप से चारागाह के क्षरण को अर्थात उनका कटाव को कम करने के लिए विकसित किया जाता है इन्हें। ठीक, यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वनों की हानि होती है। ठीक, और पशु ले जाने की क्षमता इसमें कम हो जाती है, अर्थात पशुओं को इस जगह पे नहीं ले जाया जाता है। ठीक, तो यह प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि पानी की उपलब्धता, जो पानी है उनकी उपलब्धता में कमी, कटाव, इनके संघनन, इनके एसिडिक में वृद्धि, इन सब के साथ खराब चराई मिट्टी की ओर जाता है। ठीक, तो जैसे ज़्यादा चराई हुआ तो क्या हुआ, उस जगह पे ये सभी की जैसे कि पानी की उपलब्धता में उनमें कमी हो जाती है। तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो चारागाहों है उसमें उसकी चारागाह की तुलना में जो उत्पादकता है उसमें कम होता है। ठीक, तो इसके लिए जैसे कि प्रबंधन पद्धतियाँ बनाया गया है जिसमें क्या होता है, मृदा के स्वास्थ्य में ये सुधार लाता है और घास की उत्पादकता, उसके सिंचाई और उर्वरक, फर्टिलाइजर, ये सब की उपयोग भी इनमें शामिल किया गया है। ठीक, उसके बाद सेकेंड है रोटेशनल ग्रेजिंग। ठीक, तो रोटेशनल ग्रेजिंग में क्या होता है, अर्थात घूर्णी चराई। तो घूर्णी चराई वास्तव में एक प्रकार का चारा है जिसमें क्या करते हैं, झुंड या नियमित रूप से और व्यवस्थित रूप से ताजे आराम किए हुए चराई क्षेत्रों को घूर्णी चराई कहा जाता है, जो कि चारा विधि की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, इसका उपयोग मवेशियों, भेड़ बकरियों, सुअरों, मुर्गियों, बतख, ये सभी जानवरों के लिए ही किया जाता है। ठीक, तो घूर्णी चराई अर्थात झुंड चारागाह में एक हिस्सा एक पैडॉक को पकड़ते हैं जबकि दूसरों को ठीक करने की अनुमति देते हैं उस प्लेस को। ठीक है, अर्थात चराई भूमि को क्या करते हैं, आराम करने से जो वनस्पति ऊर्जा भंडार है उसको नवीनीकृत किया जाता है। ठीक, और जो शूट सिस्टम है उसके पुनर्निर्माण और रूट सिस्टम को गहरा करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें क्या होता है कि दीर्घकालिक बायोमास का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो चराई प्रणाली अकेले ही चारागाहों को अपने एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति देती है। ठीक, तो घूर्णी चराई वास्तव में विशेष रूप से एक प्रभावी होती है जो दूसरों को क्या करती है, लाभ देती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर मुख्यतः रूप से इसको दो रूपों में देखा गया है। फर्स्ट है नॉन इंडस्ट्रियल और दूसरा है इंडस्ट्रियल। ठीक, नॉन इंडस्ट्रियल यानी कि जो गैर औद्योगिकरण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व मानव श्रम मतलब मानव के श्रम और ड्राफ्ट एनिमल मतलब जो मसूदा एनिमल होता है उस पर निर्भर करता है ये।
ठीक है। तो इसके अतिरिक्त यह उत्पाद मशीनरी पर भी निर्भर करता है, मतलब मशीनी की सहायता से भी जैसे कटाई हो गया, खेती के लिए, ये सब के लिए भी मशीनरी का उपयोग होता ही है। अतः यह एक ऐसी विशेषता है जो क्या करता है, दो रूपों को एकजुट करती है, मतलब दोनों रूप को एक साथ ले लेती है। ठीक, तो गहन कृषि के दोनों रूप के परिदृश्य को यह क्या करती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इनके हेर फेर करती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्या बोला जाए तो कि जो गहन कृषि है एक नवीनतम टेक्निक है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में पशुधन को घर के अंदर रखने और एक छोटे से खेत में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके इसको करते हैं, मतलब अधिक से अधिक इसमें फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यह कृषि क्या करते हैं, सस्ते भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने और भविष्य में जो भी कमी होती है अपने लाइफ में उनको रोकने के लिए इस खेती का उपयोग करते हैं, मतलब कम जगह में, कम प्लेस में अधिक पूंजी और अधिक उपज को बढ़ाया जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर के क्या क्या होते हैं, इनके क्या लाभ हैं और इनके क्या हानि हैं। ठीक, तो इनके लाभ में, एडवांटेज में फर्स्ट है हाई क्रॉप यील्ड। हाई क्रॉप यील्ड यानी कि इसमें इसको बोला जाता है उच्च फसल की पैदावार। ठीक है, तो उच्च फसल की पैदावार कैसे होती है कि यह इंटेंसिव एग्रीकल्चर की एक ऐसी प्रथा है। ठीक, मतलब यह जो इंटेंसिव खेती है इसकी एक मुख्य पुरस्कार यानी कि उच्च फसल की पैदावार है। अर्थात इसमें क्या करता है, जैसे कि हम लोग प्लांट में देखें तो जो प्लांट सबसे ज़्यादा उत्पादक है और सबसे ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है बाज़ारों में, रेस्टोरेंट में, मार्केट में, तो उस वाले फसल को इसमें ज़्यादा, मतलब उच्च पैदावार, मतलब सबसे अधिक पैदावार उसी फसल की करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एनिमल में जैसे मांस हो गया, अंडा हो गया, दूध, मछली, अनाज, ये सब का सबसे ज़्यादा बाज़ारों या फिर रेस्टोरेंट में अत्यधिक मांग है। तो इन सब के लिए को पूरा करने के लिए इस गहन खेती का उपयोग किया जाता है। ठीक, अर्थात पैदावार भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ही बड़ी मात्रा में करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है इट मीन्स मोर वेराइटी ऑफ फूड कैन बी प्रोडक्ट, अर्थात विभिन्न प्रकार के फूड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कई प्रकार के भोजन का प्रोडक्शन करना। ठीक, तो वास्तव में गहन खेती मुख्य रूप से एक विशिष्ट खाद्य फसल और पशुओं के उत्पादन में बड़े मात्रा पर खाद्य उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के फूड प्रोडक्शन, मतलब कई प्रकार के फूड जो लोगों की आवश्यकता होती है, तो मानव के उपभोग के लिए देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो गहन खेती अर्थात इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत अधिक श्रम, पूंजी और संसाधन की आवश्यकता होती है। ठीक, जो केवल एक प्रोडक्शन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक व्यवहारिक बनाता है। ठीक, अर्थात इसमें क्या होता है कि किसानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर सगाई, जैसे कि गहन फल हो गया, उत्पादन हो गया, कई विकल्पों में से किसी भी गहन सब्जी उत्पादन हो गया, प्याज, गोभी, गाजर, टमाटर, ये सब की। ठीक, तो ये विभिन्न प्रकार के, मतलब जो फसल हैं उनको क्या करते हैं, इस खेती में लगाते हैं। और एनिमल में देखा जाए तो गोमांस हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, सुअर हो गया, गहन जलीय कृषि, ये सबको विभिन्न फूड या फिर विभिन्न देखा जाए तो भोजन की विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार के इसमें फूड वाले एनिमल या फिर फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, उसके बाद है थर्ड है इट इज़ मोर इफ़िशियंट। ठीक, इट इज़ मोर इफ़िशियंट यानी कि जो बहुत ही इफ़िशियंट है, बहुत ही उपयोगी है उस वाले फसलों। जैसे कि सघन किसान क्या करते हैं, कम खेत के अदानों का उपयोग करते हैं, मतलब इसमें जो क्रॉप होता है, सॉरी जो खेत होता है, फील्ड होता है, वो बहुत ही कम होता है।
कि अर्थात कम उपज वाली खाद्यान्न की प्रति यूनिट कम भूमि उपयोग करते हैं, इसलिए यह अधिक कुशल है। किसान क्या करते हैं, जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर पैदावार को अधिकतम करके अधिक लाभ कमाता है, ठीक है, क्योंकि जो पारंपरिक खेती होता है उनके तरीकों का यह विरोध करता है, जिसके लिए क्या क्या होता है, भूमि की बड़ी मात्रा में पैदावार की ज़रूरत होती है, ठीक। लेकिन यदि कम पैदावार और खाद्य उत्पादन होता है तो प्रति यूनिट उत्पादन या फिर जो भोजन की तुलना हो गया इसमें कम होता है। तो यह एक क्या बोला जाए तो जैसे कि देखा जाए तो इसमें मतलब इफ़िशियंट, मतलब जो कम इफ़िशियंट है उस टाइप से बात, उस प्रकार के फसलों को इसमें क्या करते हैं, उगाते हैं, अर्थात जिसमें कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, ठीक। उसके बाद चौथा है अफोर्डेबल फूड प्राइस, ठीक। अफोर्डेबल फूड प्राइस मतलब इसमें कम सस्ती वाले फूड का फसल उगाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्जी हो गया, अभी मुर्गी हो गया, दूध हो गया, अंडा, फल हो गया, ये सब का प्रोडक्शन करने के लिए इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर के रोजगार ने खाद्य कीमतों को सस्ते कर दिया है। अर्थात इसका कारण यह है कि गहन खेती के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, अर्थात निवेशित आदानों से अधिक उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त इससे दुनिया की भूख की समस्या को हल करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन की जो रेट है यानी कि जो कीमत है वो इसमें बहुत ही सस्ती है, ठीक। और आम लोगों को पौष्टिक और संतुलित आहार मिलता है इसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद है पांचवा इन रेगुलेटेड फार्मिंग, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न कृषि संस्थानों और पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों ने गहन खेती के संभावित दुष्प्रभावों की निगरानी और उनके नियंत्रण के लिए भी कुछ उपाय किए हैं, ठीक है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए हैं, ठीक। जैसे कि उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, इनका डेवलपमेंट हार्मोन हो गया, जड़ी बूटी हो गया, यहाँ तक कि इनके पशुधन को बनाए रखने और इनके मैनेजमेंट करने के लिए भी बहुत सारे उपाय अपनाए गए हैं इसमें, ठीक है। मतलब रेगुलेटेड इंश्योरिंग, अर्थात इसमें नियमन के उपाय अपनाए हैं, ठीक। तो यह विनियमित खेती यह निश्चित करता है कि क्या इसके परिणाम से जो स्वस्थ, सुरक्षित और सस्ती कृषि उपज होती है या नहीं, इसलिए बहुत सारे इनमें नियम बनाए हैं, ठीक। उसके बाद छठवां है सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ फूड। इसका मतलब है कि फूड का सप्लाई। तो इसमें क्या होता है कि मानव आबादी की बढ़ती संख्या के कारण दुनिया में भोजन की मांग बढ़ने के साथ साथ गहन कृषि खाद्य बाजारों की मांग को भी पूरा करने की संभावना के साथ साथ उच्च फसल उत्पादन का लाभ प्रदान करती है, ठीक। इसके अलावा इसे कम भूमात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि खाद्य आपूर्ति के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था का योगदान देना, ठीक है। अर्थात इसमें क्या होता है कि फूड के सप्लाई के लिए अर्थात फूड के आदान प्रदान के लिए क्या होता है कि बहुत ही इसमें क्या बोलना चाहिए, जो फसल की जो उत्पादकता है वो बहुत ही लाभ होता है, अर्थात हर एक वस्तु की जो मांग है इस खेती के थ्रू पूर्ति की जाती है, ठीक। उसके बाद है सघन खेती, ठीक। इस खेती से क्या होता है, खेत की उपज भी बहुत अधिक होती है। सघन खेती की मदद से भूमि की देखरेख में आसान होती है, ठीक है। और जो कृषि की जो गहन तकनीकें काम में आती है वो खेत जैसे फल और सब्जियों इन सब में क्या होती है, इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि सघन खेती के थ्रू कम खर्चीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके डिसवांटेज क्या क्या हैं, ठीक। तो इसके डिसवांटेज में है
फर्स्ट है पुअर लिविंग कंडीशंस एंड हाइजीनिक फॉर लिव स्टॉक। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि गहन खेती, ठीक है, इसका मतलब है गहन खेती की बहुत आलोचना की जाती है इसमें। इससे क्या होता है, जानवरों के लिए एक क्रूर माना जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करता है, हार्मोन का उपयोग होता है, छोटी सी जगह पर अत्यधिक भीड़ भी लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें रहने की स्थिति पशुधन के लिए एक स्वच्छता चाहिए। ठीक है, तो पशुधन को उनके क्षमता से ऊपर रखना प्रदूषण के कारण होता है, प्रदूषण हो जाता है, उनके स्वास्थ्य में खराबी होती है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, इनमें जो भी पशुधन हो गया, इनमें जानवरों हो गया, इनमें इन्फेक्शन या फिर विभिन्न प्रकार के डिसीज होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, तो इनके रहने की कंडीशन में भी सुधार आनी चाहिए, तो ये एक डिसवांटेज है। ठीक, उसके बाद सेकेंड है एक्सेसिव यूज फॉर एग्रो केमिकल। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पहले से बताई गई जो गहन खेती हैं, इसमें रासायनिक कीटनाशक हो गया, उर्वरक हो गया, शाकनाशी हो गया, कीटनाशक, एयरसाइड्स सहित कई प्रकार के कृषि रसायनों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो जब इन रसायनों का उपयोग करते हैं तो ना केवल इंसेक्ट, वीड या फिर परजीवी ही उनके लक्षित लक्ष्यों को नष्ट करते हैं, बल्कि जो खाद्य जो प्रोडक्शन होता है, हमारे लिए जो उत्पाद होता है, उनको भी दूषित होता है। ठीक है, तो कीटनाशक और जो कीटनाशक लाभकारी कीटों हो गया, इनको वो मारते हैं, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसके नुकसान, उनमें नुकसान होता है। आसपास के श्रमिक और मनुष्य, उनके रासायनिक स्प्रे से उनको भी थोड़ा बहुत तो नुकसान होता है, उनको वो भी प्रभावित होते हैं, मनुष्य भी। ठीक, और जो मनुष्य भोजन का सेवन करते हैं वो तो अप्रत्यक्ष रूप से इन रसायनों को अपने पेट के अंदर लेते ही हैं। ठीक, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एडवांटेज है। ठीक, उसके बाद थर्ड है डिफोरेस्टेशन एंड अल्टरेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट को बदल दिया जाता है, अर्थात जंगलों को नष्ट कर दिया जाता है, तथा सोइल आपका इरोसन, भूमि का कटाव हो गया, जंगली जानवरों हो गया, ये सब के प्राकृतिक आवास को भी इसमें क्या होता है, इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है, मतलब जो जंगली जानवर हैं उनके रहने के लिए भी, उनको रहने के लिए भी उचित आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है। ठीक, उसके बाद अगला डिसवांटेज है कि सघन खेती के दौरान जो रासायनिक कीटनाशक हैं और उर्वरक हैं उनका उपयोग भी एक है। उसके बाद जो इनमें जो इन्फेक्शन होता है, डिसीज होता है, इसके कारण जो पशुधन है वो तंग आ जाते हैं, उनके रहने की जो कंडीशन है वो बैड कंडीशन आ जाती है।